नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल गोहाना में हिरासत में जो युवतियों से गैंगरेप के मामले का खुलासा हुआ है, युवतियों के वकील की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। पुलिस वालों ने कई बार लड़कियों से गैंगरेप किया है, ये दावा युवतियों के वकील ने किया है। पुलिस रिमांड के दौरान 12 पुलिसकर्मियों पर ये गैंगरेप का आरोप लगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल रिमांड के दौरान 12 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पुलिस महकमा इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है, ये भी आरोप लगाए गए। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गोहाना से इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवतियों से गैंगरेप के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक बार नहीं, कई बार पुलिस वालों ने गैंगरेप किया है, ये आरोप लग रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने वकील से पीड़ित पक्ष के वकील ने यह दावा किया है। रिमांड के दौरान 12 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप के आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि पुलिस महकमा कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गोहाना से इस वक्त की बड़ी जानकारी। युवतियों से गैंगरेप के मामले में एक और बड़ा खुलासा। आपको बता दें कि पीड़ित पक्ष के वकील ने यह दावा किया है कि रिमांड के दौरान 12 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप के आरोप लगाए गए हैं और इसके साथ साथ आरोप यह भी है कि पुलिस महकमा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। गोहाना से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर युवतियों से गैंगरेप के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बलराम जुड़ चुके हैं। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है, विस्तार से आप बताएं। बताना चाहूंगा, ये मामला 29 जून का है, जब 2 पुलिस कर्मचारियों को बुटाना चौकी से गश्त के दौरान हत्या कर दी गई थी, जिसमें 6 आरोपी थे और इस पूरे मामले में 4 आरोपी युवक थे और 2 आरोपी युवतियां थी। इसमें अभी जो 2 युवतियां हैं आरोपी थी, उनकी माता ने अभी कोर्ट का शरण लिया है। उनका कहना है कि उनकी बेटियों के साथ रेप हुआ है। बड़ौदा थाना और सदर थाना में जब पुलिस कस्टडी में थे उनके साथ रेप हुआ है, जबकि पुलिस अधिकारियों तक कंप्लेंट करने के बावजूद, महिला आयोग और गृह मंत्री अनिल विज तक की शिकायत देने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं होने पर, उसकी कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर युवतियों की मां ने कोर्ट की शरण ली है, जहां पर कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय कहा है जो युवतियां हैं इनका मेडिकल कराया जाए और जांच की जाए। यानी कि पहले इनकी तरफ से शिकायत की जा चुकी थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई पुलिस पर। कितनी सच्चाई इसमें नजर आती है आपको? बलराम, आवाज मिल पा रही है? शायद से संपर्क कट गया है। हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरह से यह मामला हुआ है, आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि पहले भी इस मामले में शिकायत की जा चुकी है लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। गोहाना से इस वक्त की बड़ी जानकारी, जहां पर युवतियों के वकील की तरफ से अब बड़ा दावा किया गया है और 12 पुलिसकर्मियों पर गैंगरेप के आरोप लगाए गए हैं और ये कहा गया कि कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है लेकिन पुलिस महकमा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पीड़ित पक्ष की तरफ से ये आरोप लगाए गए हैं। हिरासत में युवतियों से गैंगरेप के मामले को लेकर एक और खुलासा हुआ है। युवतियों के वकील की तरफ से बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया है कि पुलिस वालों ने कई बार लड़कियों से गैंगरेप किया है। ऐसे 12 पुलिसकर्मियों के नाम युवतियों के वकील ने लिए हैं। अदालत में वकील की तरफ से याचिका भी दाखिल की गई है। कोर्ट ने इस मामले में 1 हफ्ते में पुलिस से जवाब भी मांगा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की गोहाना से। पुलिस वालों पर जिस तरह से गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिए गए हैं। लड़कियों के साथ गैंगरेप की शिकायत है। लड़कियों ने जो अपनी कंप्लेंट में कहा है कि लड़कियों के हमारे साथ 10-12 आदमियों ने गलत काम किया। इसमें लड़की की मदर ने अपनी कंप्लेंट के अंदर 2-3 पुलिस वालों के नाम भी लिखवाए हैं, जिसके अंदर है संजय, राधे, संदीप और अन्य पुलिस वालों को लड़कियां कहती हैं कि मैं सामने आने पर पहचान सकती हूं। ये इस कंप्लेंट के बाद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई पुलिस वालों ने।
कोर्ट के ऑर्डर जाने के बाद भी लड़कियों का कोई मेडिकल नहीं हुआ, जिसके अंदर कोर्ट ने अपने ऑर्डर में 1 हफ्ते का टाइम दे रखा था। अभी तक कोई पुलिस वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई डॉक्टर ने लड़कियों का मेडिकल एग्जामिन किया। लड़कियों के अनुसार लड़कियों के साथ बहुत ही बर्बरता के साथ दुष्कर्म किया गया, गैंग रेप किया गया, जिसमें उसकी दोनों बहनों के साथ गैंग रेप किया गया। सर और चलिए इसी बीच पानीपत से एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं, जो दरअसल ग्रामीणों पर लाठीचार्ज के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पुलिस के खिलाफ विधायक रामकुमार कश्यप ने मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर पुलिस की कार्रवाई गलत है, ये बात कही है कश्यप ने, और न्याय के लिए इस्तीफा देने से भी पीछे नहीं हटूंगा, ये बात कह गए हैं। 3 बच्चों की मौत पर कल ग्रामीणों का गुस्सा फूटा था। दरअसल 7 जुलाई की यह घटना थी जब 3 बच्चों के शव बरामद किए जाते हैं एक रजवाहे से। परिजनों की तरफ से आरोप ये लगाया जाता है कि डाई हाउस के मालिक की तरफ से उन 3 बच्चों की हत्या की गई थी। दरअसल 6 बच्चे पतंग उड़ा रहे थे और परिजन ये कहते हैं कि उनकी पतंग वहां पर चली गई थी, जिसके बाद उनकी तरफ से जो डाई हाउस का मालिक था उसकी तरफ से मारपीट की गई बच्चों के साथ। 3 बच्चे मौके से फरार हो गए, लेकिन जो 3 बच्चे थे वहां पर उनकी हत्या की है डाई हाउस के मालिक ने। अब इस मामले में जब कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई, हालांकि 8 जुलाई को भी परिजनों की तरफ से अस्पताल के बाहर बहुत हंगामा किया गया था, लेकिन जब नहीं हुई कोई कार्रवाई तो उसके बाद ये तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर, जिस तरह से ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है, प्रदर्शन उनकी तरफ से किया गया, जीटी रोड जाम कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ गया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि बीजेपी विधायक इस पूरी घटना को लेकर बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से यह भी कह दिया गया है कि इस्तीफा देना पड़ा तो पीछे नहीं हटूंगा। दरअसल पानीपत के बिंझौल गांव में ग्रामीणों पर हुए लाठीचार्ज पर बीजेपी विधायक रामकुमार कश्यप ने क्या कुछ बोला है, आपको हम सुनवा देते हैं। बहुत दुखद घटना है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो भी कम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी निंदा होनी चाहिए। निंदा करते हैं 7 जुलाई को जो बिजौल से 3 छोटे बच्चों की हत्या कर दी गई थी, उनको कपड़े में लपेट करके उसको साथ चलते रजाबाहे में डाल दिया था, उनकी मौत हो गई है। उसको लेकर के अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार को कोई न्याय मिलने का कोई स्कोप ही नज़र नहीं आ रहा। वो न्याय लेने के लिए, न्याय उनको दिलाने के लिए आज सर्व समाज के लोग जो यहाँ पर आए थे पानीपत में, उनको धरना प्रदर्शन का काम था। धरना प्रदर्शन करने से पहले उन सभी लोगों को रोक दिया गया, रोका ही नहीं गया, उनको बहुत बुरी तरह उनको लाठों से उनको पीटा गया, उनकी टांगें बाहर तोड़ी गई, सिर उनके पाड़े गए। तो उन्होंने जो है जो एक बच्चा जो उसकी डेथ हो गई थी, उसके माँ बाप को भी उसको पीटने का काम किया। और मैं उसको मिल के आया, उसको जो है जो हॉस्पिटल वाले थे उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर नहीं कर रहे थे। इससे ज़्यादा और क्या इसकी क्या कह सकते हैं। 50 से लेकर के 60 के लगभग लोगों की जो है MLR कटी है, तो कहने का उनको चोटें लगी हैं। 4 ट्रैक्टर इसमें हिरासत में लिए गए, 25-30 मोटरसाइकिलें जो पुलिस वाले ने पकड़ी हैं, 8 लोगों को CI वाले उठा करके ले गए हैं। कुछ लोगों को हमारे जो है उनको उसमें जो थाने में CA में लेकर गए, तो मतलब एक ये दिखाने के लिए भी ये जो लीडर थे, जो लीडरशिप कर रहे थे भाई, वो उनको पहले पकड़ लो, जब ये पकड़ लेंगे अपना अभी धरना ये सारा खत्म हो जाएगा। परंतु मैं कहता हूँ खत्म होने वाला नहीं, ये तो स्टार्ट हो गया अब, ये और आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि जो ये फैक्ट्स हैं जो हैं, तो ये ऊपर जो है इसको मिस किया जा रहा है ऊपर, तो अगर सच्चाई सामने अगर ऊपर जाएगी तो ये उसी दिन इसका समस्या का हल हो जाएगा। तो मैं भी दोबारा, मैंने भी प्रयास किया, मुख्यमंत्री से मिले, सारे पर आंकड़े रखने का, जो भी फैक्ट्स हैं सारे रखने का काम किया है, परंतु फिर भी दोबारा जैसे आज के जो हालात हुए हैं, स्थिति हुई है, उन्हें जो है मुख्यमंत्री से या माननीय जो हमारे MP साहब हैं, यहाँ के माननीय विधायक जी, उनको सारे फैक्ट्स बता करके आगे की जो कार्रवाई है उसको करने का काम करेंगे। ये लोग जो है न्याय मांगने के लिए आए थे, ना कि ये पुलिस को पीटने के लिए आए थे। ये तो अगर किसी ने डंडों को तो उसमें कैमरे में आ जाएगा। अच्छा, एक और बात है, उन्होंने पीटा है वो कैमरे में रहा, अगर हमारे आदमी को हाथ में डंडा होगा तो वो भी आ जाएगा और फिर उसके साथ कार्रवाई करें। अगर कोई डंडा ने हमारे आदमी को नहीं है, पुलिस वाले ने पीटा, पुलिस वाले के अंगे से कार्रवाई होनी चाहिए ना। कोई हमारे आदमी सारे अनुशासन में रहने वाले हैं, ये तो एक अनुशासन में रह करके अपनी बात कहने आए थे, सिर्फ न्याय मांगने के लिए आए थे, ना कि कोई भीख मांगने के लिए आए थे। आपकी सरकार में और आपकी सरकार के द्वारा इतनी बर्बरता की गई, महिलाओं को भी पीटा गया, तो क्या कहना? देखिएगा, ये मुझे ऐसा लगता है जो प्रशासन है सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे हथकंडे बना रहा है। सरकार को इसमें बदनाम किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने का काम किया है।
तो और जो फैक्ट्स हैं वो छुपाए जा रहे हैं। जो एक्चुअल वास्तविकता है, बच्चों के जो मर्डर हुआ है उनको कपड़े में लपेट करके डाला गया। पुलिस वाले तो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। अभी तीन छोटे बच्चों को कपड़े में लपेट करके मार उसमें घेर दिया है, तो उसको मानने के लिए तैयार। ये बात जो है छुपाई जा रही है, ऊपर भी इस बात को नहीं बताया जा रहा है। जब तक इस बात की क्लेरिफिकेशन नहीं होती है, मामला आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। आपकी मांग क्या होगी, अगली रणनीति क्या? अगली मांग होगी भाई पीड़ित परिवारों को न्याय मिले। जो आज ये निर्दोष आदमियों को पकड़ा गया भाई, ये लीडर न ये आगे इसको लीड ना कर पाए, उनको छोड़ा जाए। और जिनको चोटें लगी हैं उनको आर्थिक मदद भी सरकार की तरफ से की जाए, ठीक है ना। और बाकी जो ये प्रशासन, जो पुलिस का महकमा है, जो इंक्वायरी संबंधित है, इसको बदला जाएगा। सर आपने अभी कुछ अनाउंसमेंट किया 11,000 किस? हाँ, वो बच्चों को उनको थोड़ा बहुत तो एक निवारण का आर्थिक वित्तीय सहायता देने का काम किया। 11,000 रुपये तीनों परिवारों को दे देंगे ताकि उनका खाने पीने का थोड़ा काम, राशन। रिजाइन की बात कर रहे थे, क्या मामला था? कौन सी? अभी आप रिजाइन की बात कर रहे हैं? नहीं, रिजाइन की बात ही है। समाज वाले मुझे कह रहे थे भाई आप इस मामले में रिजाइन करो। मैंने इनको कह दिया भाई अगर आपको मेरा रिजाइन करने से आपको न्याय मिलता है तो मैं उसी दिन रिजाइन कर दूँ, मुझे बता देंगे समाज वाले, उसी दिन रिजाइन कर दूँ। ठीक। और चलिए अब आपको सुनवा देते हैं कि इस घटना को लेकर आखिरकार ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है। हमने उनको रोक कर सारी पब्लिक वहीं रुकी रही, कोई आगे नहीं गई। ठीक है जी, वो अपना वो ले रहे थे जी, वो सब कुछ ले रहे थे, लाठी भी ले रहे थे जी, और पूरा डाके बैठे थे जी वहाँ का, तो पूरा घेर रखा था नेट टू जेड सब कुछ जी, पूरी तैयारी में थे जी, वो पूरी तैयारी में थे जी। हम तो उनको रोक ही रहे थे जी, इतने में तो पता नहीं चला कि लाठी चार्ज कैसे हुआ जी, लाठी लग रही थी कि लाठिया का जवाब दोगे मरता है नू मारना, गोली मार दो छत्ती में सीधी, छत्ती तैन खड़े छत्ती में गोली मारो, नू लटकी मारो। अरे मेरे सामने मेरी माँ को पिटा, मेरे सामने मेरी माँ को पिटा। हमने फिर पुलिस प्रशासन को कुछ नहीं किया, हमारी माँ के साथ इतने अत्याचार किया उन्होंने, फिर भी हमने कुछ नहीं किया। क्या ये पुलिस प्रशासन है क्या जो गरीब को ऐसा इंसाफ देती है? हमारे 3 बच्चे मर रहे, फिर भी हमारे को ये इंसाफ मिल रहा है, लठ मिल रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारी माँ को। और तो मेरा राजकुमार कश्यप है, गाँव बिंजोल से हूँ। और बताओ ना, जिनके बच्चे मरे हुए हैं उनकी माँ को भी उन्होंने पीटा वही मौके पे। ठीक है, दर्दना प्रथम दुनिया करती है, कुछ गलती हुई है तो इतना सौतेला व्यवहार ना करे। हमारे देश का जो, हमारी बरादरी का जो बच्चा है ना, वो आज तक ना कभी आरक्षण के लिए लड़ा, ना तेल चीनी के लिए लड़ा। वो सिर्फ अपने बच्चों की मृत्यु के लिए न्याय मांग रहा है सड़क पे आगे, वो भी आराम से। इतने ही हल्की सी 10 मिनट के लिए क्या इकट्ठा हुआ कि उन्होंने हमारे लड़के तोड़ दिए जी, गिरफ्तारियाँ कर ली। ये नहीं चलेगा भाई साहब। हम भूख हड़ताल पे भी बैठ सकते हैं, हम चंडीगढ़ जाके विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं, दिल्ली जाके भी घेराव कर सकते हैं, पर हम लोगों को मत जगाओ। हम सोए हुए हैं, हमें मत जगाओ। यदि हम जाग गए ना, आपको कुर्सी लेनी मुश्किल हो जाएगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, प्रदेश की कानून व्यवस्था नजर आती है कि जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं एक के बाद एक ये तमाम लोग, देखिए 7 जुलाई की घटना और उसके बाद 8 जुलाई से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और इंसाफ कितना मिला है इसकी बानगी नजर आती है कि खुद बीजेपी विधायक को सामने आना पड़ रहा है और वो खुद अब न्याय की मांग कर रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह से कल की जो घटना हुई है, न्याय की मांग को लेकर जो ग्रामीणों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, वाटर कैनन के जो उससे पानी छोड़ा गया, जिसके चलते ये एक अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। और जो इंद्री के विधायक है उनको खुद आना पड़ा और उन्होंने जो है इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो उनका कहना है कि वह इसकी निंदा करते हैं और न्याय दिलाने के लिए वह पीछे नहीं हटेंगे। जी, लेकिन देखिए उनकी तरफ से एक और बात कही गई कि प्रशासन में जो लोग हैं उनकी तरफ से ये लापरवाही की जा रही है, सरकार को तो बदनाम किया जा रहा है बस। लेकिन जब बीजेपी सरकार का ही राज है प्रदेश के अंदर, तो आखिरकार क्यों कार्रवाई नहीं होती इन लोगों पर जो लापरवाही बरत रहे हैं, या फिर इन जो आरोपी हैं इस पूरे घटना के, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है कि जो 3 मासूम बच्चे हैं उनकी जान चली गई और उनकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती। और जो परिजन है उनको सिर्फ इंसाफ चाहिए। जो हत्यारे थे या जो हत्या के पीछे आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया जाए। तो यह तो एक अपने सिर्फ एक न्याय की मांग को लेकर ही प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच जो विधायक का ये कहना है कि जो सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण है उनको सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो उनका सिर्फ बिल्कुल उन्हें सिर्फ इंसाफ ही चाहिए और उन्हें इसी की उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। लेकिन कल जिस तरह से
ये वाटर कैनन तक का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें हमारे सामने थी कि किस तरह से उन्हें इंसाफ मिला है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिल। उधर फतेहाबाद में जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली ने बीजेपी विभाग में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। दरअसल बैठक के बाद उनकी तरफ से ये कहा गया कि खर्चा पानी वसूलने के लिए जेई खुद बिजली चोरी कराते हैं। पोर्शन मिस नहीं होगा। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, इनके जेई वगैरह ही चोरी करवाते हैं, कुर्दी वही लगवाए हैं, वो उससे छोटा मोटा अपना जेब खर्ची लेते हैं शाम की पार्टी का, और फिर जब इनको जरूरत होती है टारगेट पूरा करने की, वही जेई जाके उसका छापे बनवाता है। 75-80 ऐसे साहब आप पर्सनली देखो लगाए जाते हैं। वही है वो चाहिए जो नीचे वाले जो अधिकारी हैं ऐसे साहब के पोर्शन मिस नहीं होगा। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, इनके जेई वगैरह ही चोरी करवाते हैं, कुर्दी वही लगवाए हैं, वो उससे छोटा मोटा अपना जेब खर्ची लेते हैं शाम की पार्टी का, और फिर जब इनको जरूरत होती है टारगेट पूरा करने की, वही जेई जाके उसका छापे बनवाता है। 75-80 ऐसे साहब आप पर्सनली देखो लगाए जाते हैं। वही है वो चाहिए जो नीचे वाले जो अधिकारी हैं ऐसे साहब के पोर्शन मिस नहीं होगा। इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी, इनके जेई वगैरह ही चोरी करवाते हैं, कुर्दी वही लगवाए हैं, वो उससे छोटा मोटा अपना जेब खर्ची लेते हैं शाम की पार्टी का, और फिर जब उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी देने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिनेरियो को देखते हुए नई शिक्षा नीति स्कूलों, उच्च शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन के लिए इफेक्टिव होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 5 साल पहले अभूतपूर्व सहयोगी, व्यापक और अत्यधिक भागीदारी वाली परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवहार आधारित होगी, न कि लाभ आधारित। नई शिक्षा नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक होगी, साथ ही साथ प्रगतिशील और सरल भी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में छात्रों के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए हरियाणा को आगे लेकर जाया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार शिक्षा नीति में होगा क्या। 3 से 8 साल की उम्र तक हर बच्चा टैलेंटेड होगा, ये इसकी खासियत रहने वाली है। ना कोई परीक्षा, ना कोई पाठ्यक्रम और ना ही किताब। ये देखिए, ये जो बदलाव है, जो नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी उसमें ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। खेलते कूदते भी पढ़ाई हो सकती है बच्चों की। और इसके साथ साथ 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति क्या है, 1986 के बाद 2020 में नई शिक्षा नीति होगी, और इसके साथ साथ 34 साल बाद शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव देखने के लिए यह मिलेगा। कैबिनेट ने इसको लेकर मंजूरी भी दे दी है। मौजूदा 10+2 स्ट्रक्चर को बदलकर 5+3+3+4 ये किया जाएगा। 3 से 18 साल के छात्र इसमें शामिल हो सकते हैं। ये जो बदलाव किए गए हैं शिक्षा नीति में, इन बदलाव को हम आपको समझा रहे हैं। मौजूदा 10+2 स्ट्रक्चर में 3 से 6 साल के बच्चे शामिल नहीं होंगे। ये इसके बड़े बदलाव है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये सबसे बड़ा जो पॉइंट है नई शिक्षा नीति का। और इसके साथ साथ 3 साल का बच्चा भी अब इसमें शामिल हो सकता है। ये कुछ बदलाव किए गए हैं नई शिक्षा नीति जो लागू की जाएगी उसके लिए। शिक्षकों के लिए ये क्यों खास होगी? देखिए, स्थानीय शिक्षकों की इसमें भर्ती हो सकेगी, जिसका खुद स्वागत सीएम ने भी किया है। छात्र और शिक्षकों के अनुपात में इससे सुधार भी हो सकेगा। ये बड़ी बात नई शिक्षा नीति की। हर स्कूल में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 रहने वाला है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में अनुपात रहेगा 25:1 का। उच्च शिक्षा के लिए ये क्यों खास है ये भी बताते हैं। शोध छात्रों के लिए 4 साल का डिग्री प्रोग्राम ये रहने वाला है। इसके साथ साथ नौकरी क्षेत्र के लिए 3 साल का डिग्री प्रोग्राम रहेगा। ये उच्च शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति किस तरह से फायदेमंद है ये आपको बता रहे हैं। संस्थान 2 साल मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम कर सकते हैं ऑफर। ये भी उच्च शिक्षा के लिए इसलिए खास है। संस्थान 5 साल का बैचलर और मास्टर्स प्रोग्राम का भी ऑफर कर सकते हैं। और चलिए इसी बीच सीधा इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बबीता फोगाट और कविता दलाल को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बड़ी जानकारी, खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर नियुक्त किया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा सरकार ने इन दोनों को ये जिम्मेदारी दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी बबीता फोगाट और कविता दलाल को सौंपी गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर ने, दरअसल खेल विभाग में डिप्टी डायरेक्टर उन्हें नियुक्त किया गया है। और इसी पर हमारे साथ बबीता फोगाट जी जुड़ चुकी हैं। बबीता फोगाट जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या आप कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। आप सबका सहयोग और आशीर्वाद और दुआएं बनी रहे जी। मैं यही कहना चाहूंगी कि सरकार ने जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है जी, मैं उस जिम्मेवारी के ऊपर खड़ी उतरूंगी और जो खिलाड़ियों की जो समस्या है, जो भी परेशानियां होंगी हाँ, वो दूर करेंगे, ताकि खिलाड़ी आने वाले टाइम में सिर्फ अपने गेम के ऊपर फोकस कर सके और देश के लिए मेडल जीत सके। बिल्कुल। और जिस तरह से ये बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप खुद एक रेसलर हैं, आगे आप समझेंगे इन सभी चीजों को, जो दिक्कतें अभी तक आती हैं खिलाड़ियों को प्रदेश के अंदर, उन्हें आगे ले जाने का आप काम करेंगी। शायद इसीलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है ये। बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जी, अनिल जैन जी का और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी का, सुरेश भट्ट का, पूरी मैं पार्टी की मैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी है। उन्होंने जो भरोसा मुझ पर जताया है, तो मैं उस भरोसे को टूटने नहीं दूंगी और कम नहीं होने दूंगी। दूसरे भरोसा उनको दिखाऊं, काम करके और मेहनत करें। ठीक है। इस तरह से मैंने इसी के अंदर अपनी मेहनत की, ईमानदारी से, वैसे ही ईमानदारी के साथ मैं अपनी जिम्मेवारी को भी निभाऊंगी और खिलाड़ियों को एक नए मुकाम पे लेकर। ठीक है, बिल्कुल अपनी जिम्मेदारियां आप निभाएंगे। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ये सौंपी गई है बबीता फोगाट को और कविता दलाल को।